नमस्कार। तो आज शुरू करते हैं हम फिर जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक अपेक्षाएं। 19वीं शताब्दी से अब तक पश्चिमी देशों और भारत में ये प्रमुख विचारधारा और शैक्षणिक वाद विवाद बन गया कि क्या लड़कियों को वह ज्ञान लेने की छूट है जो सभी को मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद सभी प्रमुख समितियों और आयोगों को निष्कर्ष है कि लड़कियों को भी लड़कों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए। समाजशास्त्र के पहले ऐच्छिक पाठ्यक्रम की इकाई 11 में हमने चर्चा की है कि बहुत कम लड़कियों को ऐसा करने की पूर्ण आज़ादी प्राप्त है। 10वीं कक्षा के पश्चात लड़कियों के नामांकन की संख्या पर यदि ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि अधिसंख्य लड़कियां कला तथा व्यावसायिक शिक्षा में जाती हैं। किसमें? कला और व्यावसायिक शिक्षा में जाती हैं। इसमें सबसे अधिक रुचिपूर्ण तथ्य यह है कि यदि उनकी परीक्षा परिणामों को देखा जाए तो इनमें से काफ़ी संख्या में लड़कियां विज्ञान तथा अभियांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, परंतु वे ऐसा नहीं करती। विज्ञान पढ़ सकती हैं, इंजीनियरिंग कर सकती हैं, पर वे ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि पारिवारिक प्रत्याशाएं और इनके प्रत्याशाओं का आत्मसात्विकरण उनके रास्ते में आ जाता है। उच्च शिक्षा स्तर पर भी ऐसा ही होता है। मतलब परिवार की कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें बनकर वो खुद ही समझ नहीं पाती कि उन्हें क्या लेना चाहिए। जबकि 1981 के आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए किए गए नामांकन में 24 से 50% लड़कियां होती थीं। कब? 1981 में। इनमें से 100 लड़कों के पीछे केवल 30 लड़कियों ने ही विज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और 100 लड़कों के पीछे केवल 6 लड़कियों ने इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश किया। 100 लड़कों के पीछे केवल 6 लड़कियों ने, देख लीजिए, केवल 6 लड़कियों ने ही इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश किया। 1998 तक विज्ञान पाठ्यक्रम का चयन करने वाली लड़कियों की संख्या 25% थी, परंतु इंजीनियरिंग तथा तकनीकी पाठ्यक्रम के संदर्भ में इस संख्या में सुधार हुआ। स्पष्ट है कि स्कूली शिक्षा स्तर पर अच्छे परीक्षा फलों के बावजूद विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में लड़कियों का नामांकन अभी भी कम ही है। लड़कियां अभी भी विज्ञान की बात की जाए तो बहुत कम ही लेती हैं विज्ञान। अगर आगे पढ़ने का उन्हें होता तो बहुत ही कम ही वो विज्ञान सब्जेक्ट लेती हैं। इस बात के बहुत से महत्वपूर्ण अशैक्षणिक कारक और परिस्थितियां हैं जो कि 16-17 वर्ष की आयु वाली लड़कियों के विकल्पों को प्रभावित करती हैं। ये कारक हैं सामाजिक और पारिवारिक प्रत्याशाओं से संबंधित। सामाजिक और पारिवारिक जो ये निश्चित करते हैं कि लड़की के जीवन की मूल भूमिका क्या है। अधिसंख्य मामलों में, मतलब ज़्यादातर बात की जाए तो अधिसंख्य मामलों में यह मान लिया जाता है कि उसे एक अच्छी पत्नी, एक और सेवानिष्ठ माँ बनना है। यदि उसके पास समय है और वह चाहती है तो वह क्लर्क अथवा अध्यापिका बन सकती है। ये ऑप्शन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कैरियर बनाने पर समय और निवेश करने में भी कोई त्रुटि नजर नहीं आती। यदि संसाधनों के निवेश का प्रश्न उठता है तो संसाधन निरंतर लड़कों की तकनीकी शिक्षा पर लगाए जाते हैं। संसाधन का अर्थ हुआ, जैसे पैसे की बात आ जाती है तो लड़कों की शिक्षा पर लगाया जाता है। यदि लड़कों की बहनों की भी वही रुचियां हैं तो वह महिलाएं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम को लेने की ओर चली जाती हैं। इन बहुत से निर्णयों को लेने के पीछे ये भावना काम करती है कि लड़कियां कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही अधिक अच्छा काम कर सकती हैं। कुछ निश्चित क्षेत्रों की बात की गई है कि उसमें ही वो अच्छा काम कर सकती हैं। यदि लड़कियों के स्कूली परीक्षा परिणाम अच्छे भी हों, मतलब रिजल्ट उनका स्कूल में अच्छा भी आया हो, तो परिवार और लड़कियां स्वयं यह चुनाव करने में विश्वास करती हैं
कि बहुत सी भूमिकाओं को पूरा करने का कोई फ़ायदा नहीं और पुरुष प्रधान विषयों में प्रतियोगिता करने से असंतुष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि प्रतियोगिता जो है, पुरुष प्रधान विषयों में प्रतियोगिता करने से असंतोष के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यह कहीं न कहीं ये सोच आ जाती है। दिल्ली के एक प्राइवेट सह शिक्षा स्कूल में माता पिताओं का एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह देखा गया कि 25% माता पिता ने कहा कि वे अपने बेटे और बेटियों के बीच भूमिका वितरण में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरी ओर घर से बाहर के काम जैसे बाजार से अंडे और डबल रोटी लाना, कुत्ते को सैर करने के लिए अथवा दौड़ के लिए ले जाना, पड़ोसियों के यहाँ संदेश देना इत्यादि लड़कों के अधिकार क्षेत्र के क्रियाकलाप माने जाते हैं कि सारे काम लड़के ही करते हैं। अंततः 1% माता पिता अपने लड़कों से रसोई में सहायता की आशा करते हैं। कितने? 1%। कि 1% ही बहुत कम जो लड़कों से सहायता मांगी जाए रसोई के कार्यों के लिए, जबकि 58% ने यह महसूस किया कि यह काम लड़कियों का है। लड़कियों से ये भी आशा की जाती थी कि वे फर्श साफ करें, फर्नीचर से धूल मिट्टी पोंछें और बहुत से मौके पर बर्तन भी साफ करें, जबकि लड़कों के मामले में ऐसा नहीं सोचा जाता। ये अभी भी ऐसा नहीं है कि ये किताब में लिखा हुआ है, तो ये अभी भी रियल ही वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव के इलाकों में अगर बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी ऐसा होता है। शहरों में अब दोनों बराबर हो गए हैं, बराबर के नज़रिए से देखा जाता है, पर अभी भी गांव के इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पाप समझा जाएगा कि नहीं, लड़के नहीं कर सकते ऐसा काम, लड़के बर्तन धोएंगे, ऐसे वहाँ पे मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक अन्य प्रश्नावली 66 अध्यापकों के बीच वितरित की गई, मतलब बांटी गई और उनसे ये कहा गया कि पुरुष अध्यापक लड़कियों से परंपरागत प्रत्याशाओं की भूमिका के आचरण को स्पष्ट करें और महिला अध्यापकों ने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया कि लड़कियों को एक स्पष्ट भूमिका दी जाए, जबकि हमारे समाज की प्रत्याशाओं में लड़कियों की बताई गई भूमिका विरोधी है। इस सर्वेक्षण में दोनों प्रकार के अध्यापकों से सबसे अधिक रुचिकर बात यह मालूम हुई कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा तेज हैं, परंतु उनकी सामाजिक भूमिका से संबंधित बहुत अधिक मतभेद हैं। एक डायग्राम दिया गया है, इसमें पूरा इसमें बताया गया है कि कैसे विज्ञान विषय में कौन ज़्यादा रुचिकर हैं, या इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में। तो ये पूरा एक दिया गया है, अगर आपके पास होगा तो आप पढ़ लेना। इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं, इसमें सिर्फ समझना ही है। बहुत छोटे इसमें अच्छे से बताया गया है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप एक बार इसको देख लेना। वैसे इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के उच्च अवसर लागत। आपने शिक्षा के उच्च अवसर लागत के बारे में पहले भी पढ़ा है। अधिकतर गरीब परिवारों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में विश्वास नहीं करते, विशेषकर उन बच्चों को जो घर में अथवा मजदूरी पर काम करते हैं। घर में या मजदूरी का काम करते हैं। बाल श्रम आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि गरीब परिवारों का जीवन यापन किस प्रकार करते हैं। तो जीवन निर्वाह बहुत कुछ बच्चों और महिलाओं के श्रम पर निर्भर करता है। किसमें? गरीब परिवारों में। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा से बहुत कम लाभ होता है। गरीबों के लिए विद्यालय में जाने का अर्थ है कमाने का अवसर छोड़ देना अथवा घर में सहायता न करना। उनके घर में काम करने से बड़े बूढ़ों को उत्पादक कामों के लिए खाली किया जाता है। गरीबी की स्थिति में यह लागत वास्तव में बहुत अधिक है और स्कूल जाना एक बेकार निवेश दिखाई देता है, क्योंकि जिसके घर में खाने की रोटी ना हो उसके लिए तो शिक्षा बेकार होगी है, कोई ये वो नहीं है।
जिसकी खाने की लानत पड़ी हो वहाँ शिक्षा क्या मायने, कुछ मायने नहीं रखती। जब पेट भरा होता है तभी शिक्षा जरूरी होता है। तो गरीबी की स्थिति में ये लागत वास्तव में बहुत अधिक है और स्कूल जाना ये बेकार निवेश दिखाई देता है, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद अच्छे रोजगार के निश्चित अवसर नहीं मिलते हैं। शिशुओं की देखभाल करना मतलब बच्चों की देखभाल करना लड़कियों के श्रम को इस्तेमाल करने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। ये लाइन जो मैंने अभी बोली है कि लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ में, जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप के छोटे छोटे, उनको बच्चों को संभालने में ही लगा दिया जाता है। जो उनकी बड़ी बड़ी लड़कियां होती हैं तो वो अपने भाई बहनों को ही संभालने में, छोटे छोटे भाई बहनों को संभालने में ही समय बिता देती हैं। ये गांव के इलाकों में ज़्यादा होता है। तो इस्तेमाल करने के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जबकि उसी आयु के उनके भाई कंचों से खेलते हैं अथवा स्कूल जाते हैं। युवा लड़कियां चाहे वह गांव में हों अथवा शहर की मलिन बस्तियों में, उन्हें शीघ्र ही मातृत्व भूमिका में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब उनकी शादी कर दी जाती है कम उम्र में ही, जहाँ 18-19 की हुई उनकी शादी कर दी जाती है और वो माँ बनने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि ससुराल जाओ अपने। इस प्रकार लड़कियां माताओं और अन्य वयस्क महिलाओं को उत्पादन कार्यों के लिए मुक्त करती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4.5 करोड़ बच्चों को शिशु देखभाल सेवाओं की आवश्यकता है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और संगठित क्षेत्रों की शिशु देखभाल व्यवस्थाओं में केवल 3 लाख बच्चे ही लिए जाते हैं। तो देख लीजिए, ये सारी कहीं ना कहीं जो किताबों में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं सच्चाई व्यक्त करती है, क्योंकि अभी भी गांव के इलाकों में ऐसा होता है। लड़कियां पढ़ने के लिए नहीं जाती, इतना पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं कि सभी गांव के इलाकों में, सब में अपना अपना एक अलग अलग, लेकिन ज़्यादातर बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा होता है। अधिकतर कामकाजी लड़कियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। ये अनुमान लगाया गया कि कृषि कार्यों में लगभग आधे से अधिक काम महिलाएं करती हैं। कृषि कार्य जिसका अधिकतर भाग बालिका श्रम का होता है, लड़कियों का होता है। शिवकाशी के माचिस उद्योग में 45,000 कामकाजी बच्चों में लगभग 90% 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां हैं, जिसमें माचिस बनाई जाती है। केरल के जूट उद्योग में भी काफ़ी संख्या में लड़कियां काम करती हैं और घरेलू उत्पादकों में जैसे सुगंधित धूप बनाना, धूप बत्ती जैसे कहते हैं, धूप बनाना और पापड़ बनाने, बीड़ी लपेटने, पत्थर पर पॉलिश करने अथवा कागज़ के लिफाफे बनाने में, तैयार वस्त्रों की सिलाई और कढ़ाई में, बिजली उपकरणों के संयोजन में लगी हुई हैं लड़कियां। फिर भी वयस्क महिलाओं की तरह लड़कियां भी अधिक थकाने वाले, उबाऊ और अधिक समय की खपत वाले कामों में केंद्रित हैं, काम कर रही हैं। ये सारी सिचुएशन जो बताई गई है ये अभी भी कहीं ना कहीं, ये भारत में अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। संरचना और वितरण प्रणालियों की सीमाएं। महिलाओं की शिक्षा विभिन्न अपारिवारिक कारकों, विशेषकर शिक्षा की संरचना और वितरण प्रणाली से भी प्रभावित होती है। वितरण प्रणाली से हमारा अभिप्राय है कि निश्चित जनसंख्या को शिक्षा से उपलब्धता, एक निश्चित जनसंख्या को शिक्षा की उपलब्धता। आइए अब हम इनके कारकों को विस्तृत विवेचना करें, मतलब अच्छे से इसकी जानकारी लें। घर से विद्यालय की दूरी ये क्या भूमिका निभाती है? तो ऐसी स्थिति में जहाँ परिवारों में एक निश्चित आयु के पश्चात, एक निश्चित जब उम्र आ जाती है तो एक निश्चित आयु के पश्चात लड़कियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, रोक टोक जिसे कहते हैं। ये विशेषकर आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाएं जहाँ लड़कियां कम से कम कुछ वर्षों तक आसानी से स्कूल जा सकें। ऐसी जगह स्कूल खोलना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय जहाँ लड़कियां कम से कम स्कूल जा सकें। लगभग 90% जनसंख्या की अपनी निवास स्थान से 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच होने के बावजूद 1989 में 5वें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार
300 अथवा उससे अधिक आबादी वाले 32,000 स्थानों के लिए प्राथमिक विद्यालय अभी खोलने बाकी हैं। ये आंकड़े कुल का 6% हैं। छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के दौरान यह आंकड़ा 6.97% तक बढ़ गया था। सरकार नीति के अनुसार किसी स्थान में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 होनी चाहिए, कम से कम 300 संख्या होनी चाहिए। छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार ये देखिए आंकड़े इस प्रकार बताए हैं। ऐसे कुल स्थान थे जिनकी जनसंख्या 300 से या 300 से अधिक थी। इनमें से 93.03% स्थानों में 1 किलोमीटर तक की दूरी पर प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध थीं। बचे 6.97% स्थानों में से 2.09% को ये सुविधा 2 किलोमीटर की दूरी पर भी उपलब्ध नहीं थी। स्पष्ट है कि ऐसे स्थानों में लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। मतलब कि एक टारगेट बता दिया गया है कि कितनी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जब प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। तो 300 होनी चाहिए, इसमें देखिए बता रखा है। और जो दूरी है, स्कूल की जो दूरी है वो घर से, वो कहीं पर बहुत ज़्यादा दूरी है, कहीं पर बहुत कम दूरी है। तो कहाँ जब ज़्यादा दूरी होती है तो वही लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं, माँ बाप नहीं भेजते हैं। और जब दूरी कम होती है तो वो स्कूल जा पाती हैं और कभी कभी स्कूल नहीं जा पाती, घर की स्थितियों की वजह से भी। तो आगे बढ़ते हैं। अलचीली विद्यालय सारणियाँ। स्कूलों की विद्यमान दैनिक समय सारणी, जो रोज की समय सारणी होती है, स्कूल की विद्यमान दैनिक समय सारणी और वार्षिक समय सारणी में ध्यान नहीं रखा जाता है कि घरेलू कामकाज का विन्यास बच्चों को स्कूल में भाग लेने से रोकता है। ये बात ध्यान देने की है कि अधिक पर्यावरणीय संवेदी स्कूल सारणी के लिए हटांग समिति की मांग विवादास्पद रही थी और समय समय पर अन्य समितियों और आयोगों द्वारा उसकी चर्चा भी की गई, लेकिन फिर भी इस विषय पर उचित समय नहीं दिया गया और न ही इस पर पर्याप्त विचार किया गया। मतलब एक मुद्दा जरूर उठाया गया था स्कूल के बारे में कि समय किस प्रकार होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो विचार है वो ऐसे ही रह गया, वो अपने मेन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। पर्याप्त विचार किया ही नहीं गया उस पर। किसने उठाई थी? पर्यावरण संवेदी स्कूल सारणी की हटांग समिति की मांग विवाद संबंध रही थी, मतलब विवाद के लिए थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। महिला अध्यापकों का अभाव। वर्षों की चर्चा के बाद ये स्थापित हो चुका है कि लड़कियों की शिक्षा पूर्णतः इस बात पर निर्भर है कि उन्हें महिला अध्यापिका पढ़ाएं। शिक्षा में पिछड़े हुए 9 राज्यों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित देने के लिए 1983 में से भारत सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए एक नई योजना को प्रयोजित किया था। फिर भी देश की आवश्यकता के लिए महिला अध्यापिकाओं की पूर्ति में कमी जारी है। मतलब महिला जो अध्यापिका हैं उनकी बात की जा रही है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं, जो अभी की बात वैसे अभी हो सकता है, पर ज़्यादातर बात की जाए पहले तो ये कहा जाता था कि लड़कियों को महिलाएं ही पढ़ाएं और उस समय उनकी कमी थी। फिर भी देश की आवश्यकताओं के लिए महिला अध्यापकों की पूर्ति में कमी जारी है। इस तथ्य के बावजूद कि मध्यम वर्ग की अधिकांश कामकाजी महिलाएं शिक्षण विकल्प को वरीयता देती हैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों में 1981 में केवल 26% महिलाएं थीं। अध्यापकों की बात की जा रही है। और दूसरी ओर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों स्तरों पर 1951 में ये आंकड़े 15% थे और 1981 में बढ़कर 30% हो गए थे। ये आंकड़े बताए गए हैं कि कब कितना ज़्यादा थे, कितना कम थे। 1991 के आंकड़ों के अनुसार प्राइमरी स्कूल स्तर पर महिला अध्यापिका कुल का केवल 29% थी। मिडिल स्कूल स्तर की बात की जाए 33% और माध्यमिक स्कूल की बात की जाए तो 32% थी। ये आंकड़े सन 2001 में प्राइमरी स्कूल
स्तर पर बढ़कर 35 एवं मिडिल स्कूल की बात की जाए तो 38% हो गए। माध्यमिक स्कूल स्तर पर प्रतिशत में कोई अंतर नहीं आया। तो सारे आंकड़े बताए गए हैं कि कहाँ पे अभाव हुआ। आप इतना नहीं लिख पाएंगे, ना याद रहेगा किसी को, तो आप यही चीज़ लिखिएगा कि जो महिलाएं हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या मांग करते हैं और महिलाएं की कमी है या ज़्यादा है, तो आप इस पे लिखिएगा। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं हर ज़रूरी नहीं कि आप सबको याद रहेंगे। मुझे तो यही लगता है कि आप सबको ये आंकड़े याद नहीं रहेंगे, तो आप मेन प्रॉब्लम क्या है इस पे ध्यान रख के लिखिएगा कि जो अध्यापिकाएं हैं उनका जिसमें अभाव कहा गया है। तो पुरानी चीज़ों, जिस प्रकार पुराने समय में होता था कि महिलाएं कम होती थी पढ़ाने के मामले में बात की जाए, और परिवार क्या सोचते थे, तो उसके बारे में आप अच्छे से इसमें लिख देना। आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के स्कूलों का अभाव। सहशिक्षा बनाम केवल महिलाओं के विद्यालय के बारे में कुछ विशिष्ट शिक्षण सिद्धांत और दृष्टिकोण सामने आते हैं। भारतीय परिवेश में कुछ सामाजिक श्रेणियों के बीच और देश के कुछ भागों में किसी भी स्तर पर सहशिक्षा अस्वीकार्य है और इसका लड़कियों के नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि सहशिक्षा संस्थाओं की वित्तीय क्षमता निस्संदेह नामांकन कम वाले केवल महिलाओं के लिए विद्यालयों की तुलना में अधिक होती है। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान स्थिति अनिवार्य शर्त की तरह लड़कियों के लिए अलग विद्यालय की मांग करती है कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल होना चाहिए। फिर भी आंकड़ों के अनुसार ऐसे संस्थाओं का अनुपात सभी संस्थाओं की तुलना में केवल 10 से 15% के लगभग है, जबकि लड़कियों का पूरा नामांकन लगभग 35% है। आगे बढ़ते हैं। अध्यापकों की अपर्याप्त संख्या। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये सोचा गया था कि प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 अध्यापक प्रति स्कूल हो, जिनमें एक महिला अध्यापक हो। जैसे ही संख्या में वृद्धि हो, हर क्लास के लिए एक अध्यापक और एक अध्यापिका की और नियुक्ति की जाए। 5वें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से ये पता लगा हुआ था कि देश में 2628 विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। इनमें से 50% संस्थान बिहार और आंध्र प्रदेश में थे। यह संभव है कि सर्वेक्षण के दिन अध्यापक अनुपस्थिति थे, मतलब प्रेजेंट नहीं थे, अध्यापक अनुपस्थित थे। दूसरी ओर ये भी ध्यान रखने की बात है कि स्थानांतरण के कारण जब उनका इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाता है तो स्थानांतरण कारण नई जगह ड्यूटी पर पहुंचने में समय की देरी होती है और कई जगहों में अध्यापक दूर दराज के क्षेत्रों से अपनी ड्यूटी पर आने को इच्छुक नहीं होते। मतलब उन्हें दूर जाना पड़ेगा तो वो जाना पसंद ही नहीं करते, या कहीं दूर अलग जाना होता तो वो उनको पसंद ही नहीं होता है, इच्छुक नहीं होते। साथ में 23.91% ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक ही अध्यापक हैं। इनमें से अधिकांश अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय और राजस्थान जैसे राज्यों में है। छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश के 5,70,455 प्राथमिक विद्यालयों में से 20.12% में केवल एक ही शिक्षक था तथा 0.77% में कोई शिक्षक ही नहीं था। एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 5वें सर्वेक्षण के मुकाबले कम हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 2 शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 2 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। शायद इसी स्कीम के चलते एक शिक्षक वाले स्कूलों की मात्रा घट गई है, किंतु एक ही शिक्षक होना या शिक्षक का अभाव ग्रामीण इलाकों में बहुत ही गंभीर समस्या का रूप लेता है।
आंध्र प्रदेश में 33.49%, अरुणाचल प्रदेश में 45.46%, जम्मू कश्मीर में आंकड़े दिए गए हैं 35.26%, मेघालय की बात की जाए 37.13% स्कूल एक शिक्षक स्कूल हैं, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही शिक्षक आपको मिलेंगे। एक ही अध्यापक पर निर्भरता का अर्थ है कि उसकी बीमारी, अनुपस्थिति अथवा स्थानांतरण की स्थिति में बच्चे खाली रहते हैं अथवा वे स्वयं पर ही निर्भर रहते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में माएँ अपनी लड़कियों को संभवतः असुरक्षित वातावरण में छोड़ने को इच्छुक नहीं होती हैं, कि मतलब टीचर है नहीं, लड़कियां वहाँ पे असुरक्षित महसूस करती हैं, जो माताएं होती हैं, माँ होती हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को, भाई लड़कियों को छोड़ना पसंद नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अपर्याप्त प्रोत्साहन जैसे छात्रवृत्ति, दोपहर का भोजन, फीस, किताबें। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में दोपहर के भोजन की योजना प्रारंभ की गई कि उन्हें दोपहर का खाना मिलेगा। इससे बच्चों को कई वर्षों तक आने के लिए आकर्षित करने में सफलता भी मिली है कि बढ़िया टिफ़िन लेकर जाएंगे, खाना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये आकर्षित बच्चे हो जाते हैं। इन राज्यों में छात्रवृत्ति और मुफ्त पुस्तक देने की योजनाओं को भी प्रोत्साहित किया गया कि जब पुस्तकें मिलेंगी तो खुश हो जाते हैं। छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश के इन आंकड़ों के अनुसार स्कूलों में से 14.39% स्कूलों में मुफ्त दोपहर के भोजन का प्रावधान है तथा 52.60% में मुफ्त पुस्तकों का, कि मतलब ये बात की गई है स्कूल में भोजन दिया जाएगा दोपहर का और किताबें, परंतु वितरण प्रणालियाँ बाधाओं से भरी हुई है। जो बांटने की, जो चाहे पुस्तक की बात हो चाहे खाने की बात हो, बाधाओं से भरी हुई है। 1980 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बलिया जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों पर एक अध्ययन किया गया था। अनुसूचित मतलब हरिजन बच्चे, तो अनुसूचित जाति के बच्चों पर एक अध्ययन किया गया था। इसमें यह देखा गया कि निःशुल्क स्टेशनरी की पूर्ति बहुत कम बार समय पर पहुंच पाती है और इस बीच बच्चों के माता पिता के पास उनको सहारा देने के लिए कोई और साधन नहीं होते हैं। इसके अलावा बच्चों के माता पिता को पास होने के प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्रों के लिए थोड़ी बहुत फीस कर्मचारियों को देनी पड़ती है, मतलब घूस तो कर्मचारियों को देनी पड़ती है। महाराष्ट्र में जहां लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त कर दी गई थी, अध्यापकों ने 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी, जबकि धुलिया जिले में ग्रामीण स्कूल के प्रधान अध्यापकों ने कहा कि मुफ्त शिक्षा से नामांकन 2 गुना हो गया था। मतलब मुफ्त की बात की गई तो बहुत ज़्यादा एडमिशन शुरू हो गए, तो मुफ्त शिक्षा से नामांकन 2 गुना हो गया था। और दूसरी ओर बम्बई के उपनगर में यह अनुभव कम सकारात्मक रहा। मुफ्त शिक्षा पाने पर लड़के लड़कियों को चिढ़ाने और छेड़ने लगे कि लड़कियां हीन स्तर की हैं, तो मतलब इस तरह की उन्हें चिढ़ाने लग जाना कि मुफ्त में पढ़ रही है, इस प्रकार तो लड़कियां हीन स्तर की हैं और अनुसूचित जातियों के समान वह भी फोकट में अर्थात बिना फीस दिए पढ़ रही हैं। पहले की कुछ हद तक समानतावादी वातावरण की जगह इस नकारात्मक मनोवृत्ति का ये परिणाम हुआ कि लड़कियां अपने आप में सिमट गई तथा आंतरिक आक्रोश से भर गई। दोनों ही मामलों में प्रधान अध्यापकों ने रिपोर्ट दी कि उनकी अपने अध्यापकों से खुलकर बातचीत हुई और ऐसी अनअपेक्षित स्थितियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें चिढ़ाया जाने लगा और इस पर कहीं ना कहीं जब टीचरों को चीज़ें पता चली तो उन्होंने इस पर बात की, चर्चा की। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों के लिए भवनों और अन्य उपकरणों की अपर्याप्त सुविधाएं। 90% से अधिक शैक्षणिक खर्च अध्यापकों और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है। इसके फलस्वरूप बहुत कम राशि भवनों और उपसर्गों के लिए बचती है। 5वें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण से मालूम हुआ
कि देश में 13.50% 11,495 प्राथमिक विद्यालय बिना भवनों, बिना छप्परों और टेंटों के खुले स्थानों में चल रहे थे। छठे शिक्षा सर्वेक्षण के समय यह आंकड़ा 14.18% तक पहुंच चुका था। मतलब एकदम खुला फाटक कह सकते हैं, एकदम ऐसे ही चल रहा था। इसके अलावा 7.69% के पास कक्षाओं के लिए कमरे नहीं थे। लगभग 40% के पास केवल एक कमरा था। एक अन्य दस्तावेज से स्पष्ट हुआ था कि लगभग 40% स्कूलों में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। मतलब बच्चे सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे थे, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था। 40, अगर 100 की बात की जाए तो 100 में से 40% स्कूलों में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था और 50.59% स्कूलों में पीने का पानी नहीं था। छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के बात की जाए के अनुसार 1977 में 63.08% स्कूलों में पर्याप्त संख्या में क्लासरूम नहीं थी। रूम ही नहीं था। 25% में ब्लैक बोर्ड नहीं था तथा 52.59% में पीने का पानी नहीं था। तो आप देख सकते हैं भवनों, आप ये सारी लाइन लिख सकते हैं कि इसे आप हेडिंग डाल के विद्यालयों के भवनों और अन्य उपकरणों की अपर्याप्त सुविधाएं, ऐसे लिख के आप बहुत सारी चीज़ें इसमें, कितनी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड की कमी कितनी, 25% ब्लैक बोर्ड की कमी थी। पानी का जो पीने का पानी है वो सुविधा, उसकी सुविधा ना होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कब 1977 में ये सारे, अगर आप ऐसा नहीं कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आता है, शिशु देखभाल की अपर्याप्त सुविधाएं। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जिन स्कूलों में शिशु देखभाल सुविधाएं हैं अथवा प्राथमिक विद्यालय पास में हैं, उन स्कूलों में नामांकन संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब नाम बहुत ज़्यादा लिखाए जाते हैं बच्चों की। बच्चे जिनमें विशेषकर लड़कियां हैं, यदि उन्हें ये पता चल जाए कि उनके सहोदरों की देखभाल की जा रही है, मतलब छोटे भाई की बात की जाए तो उनकी देखभाल की जा रही है, तो वे अधिक समय तक कक्षा में बैठ सकती हैं। फिर भी ये देखा गया कि शिशु देखभाल सुविधाएं बहुत कम हैं। जैसे आप देख लीजिए, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ ये बात की जा रही है, शिशु देखभाल सुविधाएं बहुत कम हैं। व्यक्तिगत, सामूहिक और समितियों की सिफारिश के बावजूद राज्य को बच्चे की देखभाल की सुविधाओं के मुद्दे पर गंभीरता से अभी तक विचार नहीं किया गया है बच्चों की देखभाल सुविधाओं के मुद्दों पर। तो ऐसा करते हैं, आज यहीं रखते हैं, नहीं ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी बोर महसूस होने लग जाएंगे। तो अब इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही कम अब बच रहा है चैप्टर, तो आगे हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।